आपने मुझसे कहा गर्मियां आने वाली हैं, गर्मियों में कौन कौन सी सब्जियां उगानी है, एक डिटेल्ड वीडियो बना दो। मैंने कहा हाजिर है। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माय हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सब बढ़िया है। और इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी गर्मियों में उगने वाली सब्जियों के बारे में सब कुछ, स्टार्टिंग से लेकर पूरा प्रोसेस बताऊंगी। कौन से बीज लगाने हैं, कौन से बीज को भिगोना है, किसे नहीं भिगोना, कितनी गहराई पर लगाना है, पानी कैसे देना है, पूरी डिटेल्स कवर की जाएंगी। वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारजनों को फॉरवर्ड जरूर कीजिए ताकि वो भी गर्मियों की सब्जियां उगाएं और सभी सेहतमंद रहें। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रोइंग मीडियम यानी सीड स्टार्टिंग मीडियम क्या होना चाहिए। गर्मियों के बीज बोने हैं तो उसके लिए आपको कोकोपीट और परलाइट का मिक्स लेना है। अगर आप ट्रेज में सीड स्टार्ट कर रहे हैं, कोकोपीट नहीं लेना चाहते हैं, कंपोस्ट और परलाइट का मिक्सचर भी ले सकते हैं। परलाइट डालना ज़रूरी है, सीड जर्मिनेशन में जो है मदद मिल जाती है, एरी हो जाता है मिक्सचर, इसलिए परलाइट स्किप मत कीजिए, ज़रा सा ही डालना होता है। जब आप कोकोपीट खरीदेंगे तो वो आपको ब्रिक की तरह, इस तरह से कंप्रेस्ड ब्लॉक की तरह मिलेगा। वैसे लोकल मार्केट्स में वो लोग गीला करके बनाकर भी देते हैं कोकोपीट, लेकिन वो बहुत महंगा पड़ता है। आपकी गार्डनिंग रिक्वायरमेंट के हिसाब से 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो तक के ब्लॉक्स मिल जाते हैं ऑनलाइन ज़्यादा किफ़ायती रेट पर। मैं कुछ लिंक्स शेयर कर दूंगी नीचे। तो इस तरह से आपको जितना चाहिए आप एक शार्प जो है टूल की मदद से ब्रिक के अंदर से निकाल लीजिए। वीडियो में आगे मैं बताऊंगी गर्मियों के पॉटिंग मिक्स में भी कोकोपीट चाहिए। तो कोकोपीट को पहले आपको गीला करना है, भिगोना है, फिर उसे अच्छी तरह से धो लेना है 2 से 3 बार, और फिर ही उसका इस्तेमाल करना है गार्डनिंग में। स्क्रीन पर आ रहे हैं नाम उन सभी सब्जियों के जो आप उगा सकते हैं गर्मियों में। इस वक्त सीड सोइंग शुरू कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। इनके बीज आप ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर लोकली नहीं मिल रहे हैं, आप पौध खरीदना चाहते हैं यानी सीडलिंग्स, तो वो आपको मिलेगी आपकी लोकल सब्जी मंडी में, या कई बार रोड की साइड पर भी कुछ जगहों पर पौध मिलती है। कुछ नर्सरीज भी ये पौध बेचती हैं। अमृतसर में तो एक एरिया है रामबाग, जहाँ पर सभी चीज़ों की पौध मिल जाती है। अगर बीज से आप शुरू नहीं करना चाहते हो, फिर आप वेट भी कर सकते हो, अभी 1 महीने तक ही अच्छी तरह से पौध आएगी। अगर बीज से शुरू करना है तो अभी से करना होगा। अगर आप डायरेक्ट सोइंग कर रहे हैं कंटेनर्स में, गमलों में या क्यारी में, तो उसके लिए आपको लेना है 50% गार्डन सॉइल, 30% के करीब जो है कॉम्पोस्ट, कोई भी कॉम्पोस्ट, 10% रेत लीजिए, बालू, कंस्ट्रक्शन वाली रेत, और 10% ही आपको लेना है कोकोपीट। गर्मियों के पॉटिंग मिक्स में कोकोपीट लेना ज़रूरी है, और सैंड लेनी तो ज़रूरी पहले ही है। क्या होगा, एकदम से मिट्टी सूखेगी नहीं, लेकिन वेल ड्रेन्ड रहेगी। थोड़ी सी फंगीसाइड ज़रूर डालिए। फंगीसाइड के तौर पर आप सिनेमन पाउडर या हल्दी का पाउडर डाल सकते हैं। इस पॉटिंग मिक्स के अंदर आप शुरू कर सकते हैं बीज। अगर आप डायरेक्टली लगा रहे हैं गमले या कंटेनर में, अगर ट्रेज में लगा रहे हैं तो जैसा मैंने बताया कोकोपीट और परलाइट। अगर आप कोकोपीट नहीं खरीदना चाहते हैं तो उसके सब्स्टिट्यूट्स क्या हैं, यानी उसकी जगह पर क्या क्या यूज़ किया जा सकता है। पाइन नीडल्स, पाइन ट्री के जो पत्ते होते हैं ना वो, कॉम्पोस्ट। तीसरी चीज़ है राइस हस्क, यानी राइस का जो छिलका है, चावल का छिलका। चौथा सब्स्टिट्यूट है लीफ मोल्ड, यानी जो डिके हो गए हैं, सड़ गल गए हैं पत्तियां, वो। मुझसे पूछें तो क्लोजेस्ट सब्स्टिट्यूट है कॉम्पोस्ट। इनफैक्ट उसमें कोकोपीट से ज़्यादा पौष्टिक गुण भी होते हैं पौधों के लिए। आप ट्रे में सीड शुरू कर रहे हैं या डायरेक्टली लगा रहे हैं, दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। जब हम ट्रे में बीज लगाते हैं तो हम उसकी ज़्यादा देखभाल कर पाते हैं। लग रहा है कि ठंड बढ़ रही है तो ट्रे को शिफ्ट किया जा सकता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है तो हम बचा सकते हैं। जो बीज है पता चलता है जर्मिनेट हुआ या नहीं। डायरेक्ट सोइंग में आपको याद रखना पड़ता है कहाँ पर बीज बोए थे, किस गमले में, किस नुक्कड़ में, क्यारी में, किस जगह पर। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसकी कोई स्पेशल केयर नहीं कर सकते हैं, और मतलब किस्मत पर छूट जाती है वो बात, और जर्मिनेशन हुई या नहीं हुई ये बात का भी पूरी तरह पता नहीं चलता। प्लस जर्मिनेट होने के बाद भी जब अंकुर होता है, पौधा बहुत छोटा होता है, सीडलिंग होता है,
तब भी वो मर जाता है इतने बड़े कंटेनर में या क्यारी में। इसलिए ट्रेस के अंदर शुरू करना बेहतर आइडिया है। ज़रूरी नहीं है कि आपको फॉर्मल सीड ट्रे लेनी है। मैंने अक्सर वीडियोस की हैं, बहुत सी चीज़ों को आप एज ट्रेज या कप्स को यूज़ कर सकते हैं सीड सोइंग के लिए, तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। बहुत बार ये सवाल मुझसे पूछा जाता है कि बीज बोने के कितने दिन में हार्वेस्ट मिलेगा। हर सब्जी के लिए ये टाइम अलग है। जैसे भिंडी के लिए 45 to 60 डेज, 60 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब 2 महीने। 2 महीने से पहले ही आपको भिंडी मिल जाएगी। जिस दिन आपने बीज बोए थे वहाँ से लेकर हार्वेस्ट तक का टाइम बता रही हूँ मैं। लेकिन बैंगन के लिए 100 दिन, लगभग 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा। तो इस तरह से हर सब्जी के लिए वेरी करता है और थोड़ा डिपेंड भी करता है कि कैसा बीज था, हेल्दी था या नहीं, आपने कितना ध्यान रखा, सनलाइट कितनी मिल रही है। अगर ज़्यादा छाया में उगा रहे हैं तो हार्वेस्ट मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अगले वीडियो में शाउट आउट के लिए आपको मुझे ये बताना है भिंडी का इंग्लिश में क्या नाम है। एक तो लेडी फिंगर है, एक और नाम है, वो आपको बताना है। अपना नाम और शहर साथ में लिखना है और आपको फीडबैक भी देना है वीडियो के बारे में। आप सिर्फ आंसर लिखकर नहीं जा सकते। मैं ऐसे वाले कमेंट्स को शाउट आउट नहीं दूंगी। वीडियो देखते रहिए क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूँ पेस्ट मैनेजमेंट, फर्टिलाइजेशन क्या करनी है और भी बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें। अब बात करते हैं कि सीड्स को सोक करना चाहिए या नहीं, मतलब बीज को बोने से पहले भिगोना चाहिए या नहीं। इसका जवाब है हाँ और नहीं। कौन से बीज को भिगोना चाहिए? बड़े वाले बीज जिनका आउटर शेल हार्ड होता है, जैसे कि कद्दू, मटर, चने, भिंडी भी। ये सब चीज़ें आप भिगो सकते हैं। लिस्ट आ रही है स्क्रीन पर और कौन से बीज हैं जिन्हें भिगोना है। लेकिन छोटे बीज जैसे कि टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च, ऐसी चीज़ों के बीज को भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। भिगोना कैसे पानी में है? गुनगुने पानी में, ल्यूकवार्म वाटर में। बहुत गुनगुना पानी जो है वो आपको लेना है और उसके अंदर बीज को भिगो लेना है रात भर या 4 से 5 घंटे के लिए। क्या होगा? उसका जो आउटर शेल है वो थोड़ा सा नर्म हो जाएगा, जर्मिनेशन जल्दी होगी। अब जान लेते हैं कि बीज जब लगा रहे हैं कितनी गहराई पर बोने हैं और आपस में कितना डिफरेंस होना चाहिए। देखिए, जो बीज बड़ा है वो ज़्यादा गहरा जाएगा, जो बीज छोटा है वो थोड़ा ऊपर रह जाएगा। नॉर्मल जो रूल है वो ये है कि बीज की गहराई उसकी लंबाई से डबल होनी चाहिए। तो आपको उस हिसाब से जो है बीज को बोना है। छोटे बीज जो है उनका गैप आपस में कम से कम 1.5 से 2 इंच होना चाहिए। जो बड़े बीज हैं, बड़े बीज यानी जैसे कद्दू के बीज है, घिया, लौकी, ऐसे वाले बीज जो हैं उनका गैप आपस में 4 इंच का होना चाहिए। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा घने बीज लगा देंगे साथ साथ चिपके हुए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। डैम्पिंग ऑफ होगी। डैम्पिंग ऑफ से क्या होता है? सीडलिंग मर जाता है। सीड जर्मिनेशन होगी लेकिन उसके बाद उसे पूरा जो है पोषण नहीं मिलेगा, इसलिए वो पूरी तरह से जो है विकसित नहीं हो पाएगा एक पौधे के रूप में। इसलिए ये ज़रूरी है कि आपस में भी गैप हो और आपके ग्रोइंग मीडियम के अंदर सीड सही गहराई पर हो। बहुत ज़्यादा गहरा बोएंगे तब भी जर्मिनेशन नहीं हो पाएगी। अब बात आ जाती है कि कैसा गमला या कंटेनर या ग्रो बैग का साइज लेना है अलग अलग सब्जियों के लिए। देखिए, भिंडी का एक पौधा अगर आप एक कंटेनर में उगाना चाहते हैं तो 8 इंच का गमला जो है वो बहुत है। उसके बाद बात आ जाती है बैंगन, शिमला मिर्च, ऐसी चीज़ों की। उसके लिए 10 से 12 इंच का गमला जो है वो चलेगा एक एक पौधे के लिए। अगर आपको उगाना है कद्दू, खरबूजा, तरबूज, ऐसी कोई भी चीज़, तो उसके लिए 18 इंच का कंटेनर चाहिए अगर आप चाहते हैं कि सही से उसके अंदर हार्वेस्ट ले पाएँ आप। लेकिन इस बात को सिंप्लीफाई अगर करना हो और आप ले रहे हैं 2 कैटेगरी के कंटेनर मैं सजेस्ट करूंगी। एक तो 14 इंच के गमले ले लीजिए या ग्रो बैग्स ले लीजिए और एक ले लीजिए 20 इंच के।
सब तरह की चीज़ें पूरी आ जाएंगी। 14 इंच वाले के अंदर आप 3 भिंडी के बीज बो सकते हैं, 3 पौधे उग जाएंगे, 2 बैंगन उगा सकते हैं या 1 बैंगन सेंटर में उगा सकते हैं, जैसे मैंने कंपेनियन प्लांटिंग में बताया है। साइड पर प्याज या गार्लिक लगा सकते हैं। 20 इंच वाले में करेला, कद्दू, घिया, तोरी, तरबूज, खरबूजा ये सब लग जाएगा। तो इस तरह से 14 और 20 इंच, बस ये 2 साइजेस को ध्यान में रखिए। और चलिए, छोटा है 8 इंच है तो 1 पौधा लग जाएगा भिंडी का, 14 है तो 2 से 3 लग जाएंगे। अब एक प्रॉब्लम जो अक्सर फेस करते हैं सब लोग, सीड से प्लांट भी उग गया, सीडलिंग उग गया, अब उसे ट्रांसफ़र करना है एक बड़े कंटेनर में या ग्रो बैग में, तब गड़बड़ कर लेते हैं। उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। कोशिश कीजिए कि रूट बॉल डिस्टर्ब ना हो, उसके आसपास जितनी मिट्टी तो नहीं होगी, कोकोपीट ही होगा, वो जो है ना उतरे। ध्यान से निकालिए, जड़ें वैसी की वैसे रहें और वैसा ही जगह बनाकर गमले में उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। दूसरी चीज़, ये काम आपको रात में करना है प्रेफरेबली, ताकि शाम में करना है, ताकि रात भर जो है उसे सूरज की किरणों से बचाया जा सके, एडजस्ट होने का टाइम मिल जाए। सुबह करेंगे अगर बहुत तेज़ धूप है तो सीडलिंग मर सकता है। 2 से 3 दिन के लिए आपको ऐसे सीडलिंग को बचा कर रखना है, चाहे वो आपने कद्दू का बीज लगाया है, करेले का बीज है, सीडलिंग है, उसे 2 से 3 दिन तक बहुत तेज़ धूप नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद एक बार जब उसने उस गमले को अपना घर बना लिया है, फिर तेज़ धूप में ही उसमें से हार्वेस्ट मिलेगा। देखो अभी तक क्या हुआ है, हमने बीज बोए, सीडलिंग्स निकल आए, सीडलिंग्स को हमने ट्रांसफ़र भी कर दिया गमले, कंटेनर्स में, ग्रो बैग्स में या क्यारी में। अब खाद क्या देनी है? शुरू में पॉटिंग सॉइल मिक्स में हमने 30% कॉम्पोस्ट मिक्स कर दी थी, राइट। मैं घर में कॉम्पोस्ट बनाती हूँ किचन के गीले कचरे से। आप बनाना चाहते हैं, यू वेलकम, प्लीज़ ट्राई कीजिए, समझ आएगा कि कितना इजी है वो प्रोसेस। एक बार सारा उस तरह से फॉलो करेंगे जैसा मैंने कहा है। नहीं तो आप वर्मी कंपोस्ट ले भी सकते हैं, तब मिला दी थी हमने। अब उसके बाद जब पौधा जो है बढ़ रहा है, आपको पता चल रहा है पत्तियां आ रही हैं उसके अंदर, उस वक्त आपको टॉनिक्स देने हैं। 15 दिन कम से कम गैप आना चाहिए। तो टॉनिक्स कैसे? बनाना पील फर्टिलाइज़र दे दीजिए, या आप अनियन पील फर्टिलाइज़र दे दीजिए। दाल का पानी, चावल का पानी डाइल्यूट करके दे सकते हैं। अंडे उबाले थे वो वाला पानी दे सकते हैं। उसके बाद जब फ्लावरिंग शुरू हुई है, मतलब अब बैंगन है तो बैंगन में फूल आने शुरू हो गए हैं, टमाटर के फूल आने शुरू हो गए हैं, उस वक्त बोन मील डालिए। बोन मील जो है उसके अंदर फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, ज़्यादा फूल आएंगे, ज़्यादा देर तक फूल रहेंगे, फूल झड़ेंगे नहीं, तो फूल का जो है फ्रूट बनने में चांस बढ़ जाएगा। जब आपने बोन मील दे दिया है, 15 दिन का गैप होना चाहिए कम से कम टॉनिक्स वाले टाइम से। उसके बाद जब फ्रूटिंग हो गई है ना, नीम की खली थोड़ी सी और मिक्स कर दीजिए मिट्टी के अंदर। एक तो ठंडा रहेगा, पौधा जलेगा नहीं, प्लस पेस्ट उस टाइम पे आते हैं ना, कीड़े मकोड़े हमारे फ्रूट्स को खाने के लिए आते हैं। जैसे ही फ्रूट आ जाते हैं तो बैंगन पर सुंडी आ जाती है, तो नीम की खली जो है वो बचा लेगी इस चीज़ को। इस तरह से आपको शेड्यूल करना है। मैक्सिमम जो है गैप 1 महीने का होना चाहिए ये सब फर्टिलाइजर्स में, और मिनिमम गैप 15 दिन। 15 दिन से जल्दी कुछ नहीं डालना, रोज़ कुछ ना कुछ मत डालते रहना। पौधे को ओवर फर्टिलाइज करोगे तब भी जो है ना, पौधा कई बार उस तरह का हार्वेस्ट नहीं दे पाता, पत्तियां ही बनाता रहता है या कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादा लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिए तब भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए मिनिमम गैप 15 दिन, मैक्सिमम गैप 1 महीना। अब हम बात करते हैं वाटरिंग के बारे में। गर्मियों में तो बहुत ज़रूरी है और सही तरीके से पानी देना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप पानी दे रहे हैं, आपको प्रेशर से पानी नहीं देना, बहुत ऊंचाई से पानी नहीं देना, ताकि पौधा जो है उसकी जड़ें एक्सपोज होकर पौधा मर ना जाए। पानी देना है आराम से, कम हाइट से, उसके नज़दीक जाकर पौधे के, और देते जाना है पानी धीरे धीरे से, एकदम से नहीं डालना, जब तक उसके नीचे वाले ड्रेनेज होल से पानी बाहर आना ना शुरू हो जाए। नीचे का ड्रेनेज होल ब्लॉक्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो रूट रॉट हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में
पानी देना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं सजेस्ट करूँगी अगर ड्रिप इरिगेशन किट, ज़्यादा गमले हैं तो ड्रिप इरिगेशन किट ज़रूर ले लीजिए। इस वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में मैं सभी ज़रूरी चीज़ों के लिंक्स डाल दूँगी। ड्रिप इरिगेशन किट को इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है, ज़्यादा महंगी नहीं आती है, लेकिन आपके लिए जो है गार्डनिंग थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी अगर आपने वो किट लगाई होगी। आपके गमलों को पानी देना, हाँ अब दो चीज़ें हैं। अगर आप पूछ रहे हैं कि पानी किस टाइम पर देना सही है, एक टाइम चूज़ करना है तो मैं कहूँगी शाम का टाइम, भर गर्मी में, ताकि रात भर पौधों को जो है मौका मिल जाए उस पानी का असर लेने का। अगर 2 टाइम देना पड़ रहा है, गर्मियों में अक्सर देना पड़ता है, तो सुबह और शाम 2 टाइम पानी दीजिए पौधों को। ये डिपेंड करेगा कि आपने पौधे कहाँ रखे हैं। अब यहाँ पे जैसे कि इस वक्त इस जगह पर थोड़ी शेड है, तो यहाँ इसके नीचे जो भी गमले हैं, पौधे हैं, इन्हें हो सकता है कि कम पानी की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो छत पर गमले हैं वहाँ हो सकता है उन्हें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है बढ़ानी पड़ेगी। तो वो आपको चेक करना है, अपनी उंगली के साथ ऊपर टच कीजिए सॉइल को और फील कीजिए। अगर मिट्टी गीली है, चाहे आपको कितनी भी गर्मी लग रही है, आपने पानी नहीं डालना है। आप ग्रीन नेट के नीचे शिफ्ट कर रहे हैं पौधों को, पानी की फ्रीक्वेंसी हो सकता है कम करनी पड़ेगी। तो आपको ये समझ जो है आपके घर में पौधों की लोकेशन के हिसाब से ये लेनी है। अक्सर पौधे ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं, अंडर वाटरिंग से नहीं। ये बात का ध्यान रखिए। ज़रूरत से ज़्यादा पानी जब हम दे देते हैं तब पौधे सह नहीं पाते, रूट रॉट हो जाता है। हमें लगता है कि हमें गर्मी लग रही है इसलिए हम पौधों को भी पानी देते जाते हैं, ये काम नहीं करना है। अब बात करते हैं पेस्ट मैनेजमेंट की। गर्मियों में कीड़े लगने का चांस बढ़ जाता है सब्जियों को। क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो पूरी धूप में जब पौधे होंगे ना, तो चांस कम हो जाता है, क्योंकि सनलाइट जो है पौधों को हेल्दी रखती है, मिट्टी के अंदर भी जो हानिकारक कीटाणु हैं उनको मारती है, इसलिए वो भी बच गए आप। दूसरी चीज़, आपको प्रिकॉशनरी हर 15 से 20 दिन में नीम के तेल का स्प्रे करना है, ताकि कीड़े ना लग जाएं। हानिकारक कीट पतंगों को दूर भगाते रहना है। तो नीम के तेल का स्प्रे कैसे करना है? ज़्यादातर जो आते हैं नीम के तेल, उसको इसी तरह से डालते हैं। 5 ml आप 1 लीटर में मिक्स कीजिए, 1 लीटर पानी में, गुनगुने पानी में, और साथ में 2-3 बूंदें डालिए लिक्विड सोप की। कोई भी लिक्विड सोप या शैम्पू डाल सकते हैं। मिक्स कीजिए, स्प्रे कीजिए पौधों पर। जैसे हम च्यवनप्राश खाते हैं, हल्दी का दूध पीते हैं, आंवला खाते हैं, कि बीमारियां हमारे पास ना आएँ, उसी तरह से हम नीम के तेल का स्प्रे कर रहे हैं कि पौधों के पास बीमारियां ना जाएं। तीसरी चीज़, जब भी आप सुबह की चाय ले रहे हैं या आप वॉक कर रहे हैं, अपने पौधों को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। जैसे ही आपको कीड़े का फर्स्ट साइन नज़र आए ना, उसे वॉश कीजिए, धो दीजिए। तेज़ स्प्रे के साथ उसे वॉश करेंगे, बहुत बार प्रॉब्लम वही सॉल्व हो जाती है। नहीं हो रही है, प्रून कर दीजिए। वो ब्रांच काट सकते हैं, उतना हिस्सा निकाल सकते हैं, वो पत्ता हटा सकते हैं, हटा दीजिए। तीसरी चीज़ जो है, बहुत ही गड़बड़ हो गई है, फिर दोबारा से नीम के तेल का स्प्रे जो है उस पर कीजिए शाम में, पूरी रात असर रहेगा, सुबह पौधे को धो दीजिए। कई बार ऐसे होगा क्योंकि हम जैविक खेती कर रहे हैं, तो पौधा जो है आप नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि इस वक्त एनवायरनमेंट के अंदर बहुत से ऐसे पेस्ट आ चुके हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग दवाइयों के साथ भी नहीं मरते हैं। तो नीम का तेल तो कोई चीज़ ही नहीं है, इसलिए तैयार रहिए कि आपने ऑप्शंस ढूंढ कर रखनी है कि कैसे अगर एक पौधा ख़त्म हो जाता है तो उसकी जगह पर आप कोई नया पौधा लगा सकते हैं। आपने सीड ट्रे में ऑलरेडी बैकअप्स रखे हुए हैं। और एक चीज़ जो मैं हमेशा कवर करती हूँ वो है जैविक तरीक़ों से हानिकारक कीट पतंगों को दूर भगाना। जैसे कि गमलों के अंदर लहसुन लगाइए, बाकी के पौधों के साथ प्याज लगाइए, गेंदे लगा लीजिए, बेसिल या रोजमेरी लगाइए। ये सब पौधे हैं जो कि हानिकारक कीट पतंगों को दूर रखते हैं नेचुरली। अब बात करते हैं कि गर्मियों में ऐसा क्या किया जाए जिससे कि पौधों को कम गर्मी लगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि गर्मियों में जो पॉटिंग सॉइल मिक्स है उसमें कोकोपीट ज़रूर डालिए। दूसरी चीज़, मल्चिंग कीजिए।
पौधे की जो ऊपर की मिट्टी है वो सतह के ऊपर भी आप सूखे पत्ते डाल सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं। पौधे की मिट्टी ठंडी रहेगी, एकदम से गर्म नहीं हो जाएगी धूप के अंदर, उससे भी पौधा बचा रहेगा। तीसरी चीज़ है ग्रीन नेट। ग्रीन नेट जो है बहुत स्पेशली ज़्यादा गमले हैं तो आप उन्हें शिफ्ट नहीं कर पाएंगे किसी छत के नीचे, तो ग्रीन नेट लगा देंगे तब भी बच जाएंगे। जब पानी दे रहे हैं शाम में पानी दीजिए ताकि रात भर जो है पौधों की मिट्टी गीली रह सके, उन्हें उस पानी का असर मिले। पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था उसके बहुत से आंसर्स हैं, हवा, बादल और भी बहुत से। कुछ शाउट आउट्स देना चाहती हूँ। सिमरन पटेल छत्तीसगढ़ से, यशविन मौर्य MP से, ये ग्रेड 5 से हैं, प्रिंस पंजाब से, राघव पंजाब से, अल्बीना दिल्ली से, नाजमीन महाराष्ट्र से, बहुत बहुत बधाई हो। सीड्स लगाने के बाद सफाई की और सीड्स की मार्किंग नहीं की थी मैंने, सीड ट्रेस के अंदर बहुत ज़रूरी है, वो किया। अंधेरा हो गया पूरी तरह से, वो देखो पीछे 7 बज गए, पूरे 7 बज गए हैं। जाते जाते यही कहना चाहती हूँ, खुद को मेहनत में फ्राई करो, फेल होने के बाद फिर से ट्राई करो, मंजिल आपके कदम चूमेगी। बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। अपना ध्यान रखिए। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो फॉरवर्ड कीजिए। बाय बाय।